अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 6 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशरू की 11th क्लास बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हम चैप्टर 6 प्रोकैरियोट्स में से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का बेसिकली जो नाम है हमारे पास म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया है। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन को। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया करे इस पूरे प्रोसेस को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई कमेंट हो तो आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो टॉपिक का नाम है वो म्यूटेशन है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको म्यूटेशन के बारे में क्लियर करूँगा कि म्यूटेशन होती क्या है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन का लिटरली या मीनिंग समझे तो उसका मतलब होता है चेंज। लेकिन म्यूटेशन का जो चेंज होता है वो होता है डीएनए के ऊपर या डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर। हमें पता है कि डीएनए का एक फंक्शनल या फंडामेंटल जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आने को हम म्यूटेशन कहते हैं डीएनए के। या हम दूसरे अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिकल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स के बारे में बताता है कि वो किस तरीके से अपने आप के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं। क्योंकि जेनेटिक का तो बेसिक मकसद ये होता है, जेनेटिक इज़ द स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द चेंजेस अमंग द लिविंग स्पीशी। तो बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो आज हम ये समझेंगे कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशंस लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स या ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की किसके ऊपर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बैक्टीरिया की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्या आया कि बैक्टीरिया की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक कैसी है, क्या कहती है वो। तो अब ये बात हमारी क्लियर हुई। तो अगर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को सिर्फ समझें तो सबसे पहले एक बात को क्लियर करना ज़रूरी है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम बाद में समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होती। सही है ना? इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। मैंने बताया कि चेंजेस, अगर हम बात करते हैं यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स के अंदर जो जेनेटिकल चेंजेस आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है। तो फिर कैसे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिकल चेंजेस आते हैं, एक्चुअली आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो वो जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं। अब वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या हो, या तो वो एक्सीडेंटली भी हो सकती है या तो वो रेगुलरली भी हो सकती है, विच कॉज म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। सिंपल सी बात है। उन्हीं म्यूटेशन की वजह से कोई आम बैक्टीरिया पैथोजेनिक या वो डिजीज़ कॉज करने वाला भी बन सकता है, या डिजीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया नॉर्मल या सिंपल मासूम बैक्टीरिया भी बन सकता है। हम इनोसेंट बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो इन सारी चेंजेस और कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन बैक्टीरियल जेनेटिक्स को समझना पड़ता है। लेकिन 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, जो हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। Genetic recombination defined as the process in which transfer of genetic material from one bacterial cell to another, from one bacterial cell to another bacterial cell। यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिकल मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के पास जाता है। द 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया इज फाउंड। सिंपल सी बात है, मैंने इधर डबल डबल लिख दिया, बट जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है उसकी सिर्फ 3 टाइप होती हैं। पहली जो टाइप होती है हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब हम इन तीनों टाइप जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, उनको हम थ्रोली समझेंगे एक्चुअली ये है क्या। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो यार मुझे लाइक कर दो ताकि मुझे मज़ा आए, क्योंकि पढ़ाने के लिए मुझे लाइक तो लाजमी चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना पढ़ने के लिए। इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ।
जितनी भी बातें मैंने आपकी बुक से ली और एक्स्ट्रा बात ही डालो ताकि आपका जितना भी बैकग्राउंड नॉलेज है, क्योंकि थोड़ी सी डीप नॉलेज भी होनी चाहिए जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ना चाहे और रिमेंबर करना चाहे हमेशा के लिए। तो इसी तरीके से अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्जुगेशन को। कॉन्जुगेशन को अगर सिर्फ हम कॉन्जुगेशन को डिफाइन करें तो कॉन्जुगेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विथ इन टू सेल डेट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये बात डिस्टिंग्विश करती है सारे प्रोसेसेस से कॉन्जुगेशन को, जैसे कि ट्रांसडक्शन से भी अलग कर दिया इस बात ने। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या मुराद होती है, सबसे पहले हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी बुक ने कुछ डायग्राम्स दिए उनको भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये बात क्लियर हो जाएगी कि कॉन्जुगेशन के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मतलब क्या है। इसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर पाते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, जाहिर सी बात है ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं दो अलग अलग बैक्टीरिया, तो कोई तो उनके बीच में कोई तो एक पुल होगा ना। उस पुल को हम आसान ज़बान में ये भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, यानी कि बाय फॉर्मिंग ब्रिज लाइक कनेक्शन। ऐसे वो ब्रिज लाइक कनेक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल एक नॉर्मल सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हैं और वो ये ब्रिज होता है। इसको हम आपकी बुक की डायग्राम में समझेंगे, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि डीएनए प्लाज्मिड, देखिए हम जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने उधर बैक्टीरिया का एक होता है सिंपल सा क्रोमोसोम जो कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सेंटर में होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया के पास, न्यूक्लियोइड होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड भी ट्रांसफ़र होता है। अब होता है क्या है कि कॉन्जुगेशन के अंदर डीएनए का प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया एज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ रहे बात, ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि जेनेटिक मटेरियल में क्या ट्रांसफ़र होता है, डीएनए प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है। देखिए जब आप बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो इंटर के अंदर एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी का, तो उधर आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके अंदर प्लाज्मिड का बड़ा ही ज़्यादा ह्यूज इस्तेमाल है। उसमें क्या किया जाता है कि हम बैक्टीरिया के अंदर साइंटिस्ट अपनी डिज़ायर जीन डालते हैं और जो प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर साइंटिस्ट ने एक प्लाज्मिड तैयार करा, उसके अंदर अपनी डिज़ायर्ड जीन डाल के बैक्टीरिया को दे दिया और बैक्टीरिया ने उसको क्या कर लिया, कॉन्जुगेशन के तहत अपने पास ले लिया। और जो जीन्स जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिस्ट ने उसके जीनोम में या प्लाज्मिड में डाली, अब वो ही क्या करेगी, अब एक्सप्रेस होगी। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या बना के दे मुझे, इस प्लाज्मिड के अंदर मैं कौन सी जीन डाल दूंगा, इंसुलिन बनाने की जीन डाल दूंगा। किसकी बनाने की, इंसुलिन की। आपको पता है इंसुलिन इज़ यूज बाय द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। अब वो क्या करता है, वो प्लाज्मिड की जीन इंसुलिन की जीन प्लाज्मिड में लगा देता है और फिर उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है और फिर बैक्टीरिया उस जीन को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं। और फिर वो क्या पता चलता है कि बैक्टीरिया अब इंसुलिन बना के दे रहा है अब आपको। यानी कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इंडस्ट्री को ही फ़ायदा हुआ कि उसको बड़ी-बड़ी मशीनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हैवी मशीन, बस एक सिंपल सा बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बना के दे रहा है जो कि निहायत ही सस्ती है। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये बात याद रहे कि एक्चुअली प्लाज्मिड होता क्या है। अब आप आगे पढ़ेंगे तो आपका मसला हल होगा। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करते, तो क्या करते हैं, एक्चुअली इट इज़ अ पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक ने इसको इस्तेमाल किया, अच्छा वैसे वर्ड को इस्तेमाल किया, क्योंकि जो इससे पिछली प्रीवियस बुक थी उसके अंदर इस बात के ऊपर फोर्स ही नहीं डाला गया था कि एक्चुअली बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता भी नहीं करता। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि इट इज़ अ पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं करता बैक्टीरिया। सही है, कॉन्जुगेशन इज नॉट अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इससे बात ये क्लियर हो गई कि हम जो कॉन्जुगेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते थे वो अब नहीं है, वो पैरासेक्सुअल मोड है। अब पैरासेक्सुअल से मतलब क्या हुआ भाई, पैरासेक्सुअल का भी मतलब यही है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ जीन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल विदाउट मियोसिस। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जेनेटिकल चेंजेस आने के लिए। अब वो जेनेटिकल चेंजेस जब आते हैं जब कोई भी सेल मियोसिस करता है, तो यूकेरियोट्स क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं और कुछ करेक्टर्स दूसरे सेल में भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स मियोसिस फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से जब वो मियोसिस फॉलो ही नहीं करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कैसे। बात समझ रहे हैं ना आप बात, हमेशा शर्त है कि मियोसिस होना लाजमी है, मियोसिस नहीं होगी तो वो सेक्सुअल नहीं कहलाएगी। ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है।
अब यहाँ पे आपके सारे फंडामेंटल बातें क्लियर हो गई कि कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन आइदर सेक्सुअल है या पैरासेक्सुअल है। पैरासेक्सुअल है तो वो क्यों है, सेक्सुअल नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये बात अब आपकी क्लियर हो गई। अब हम आपकी डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम क्या कहती है। अब डायग्राम में पता ही चलता है कि हमें कि भाई साहब डीएनए का जो प्लाज्मिड होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड होता है, इधर देखिए आप, इधर आपको एक पिल दिख रहा है, इसको हम पिलस भी कहते हैं, इधर लिखा हुआ भी था, इसको आप पिलस भी कह सकते हैं। ये पिलस क्या होती है, ये अटैच करती है किससे, दूसरे बैक्टीरिया से, ये एक अदर, ये वो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। अब देख रहे हैं अब क्या होगा कि अब ये प्लस करेगी ज्वाइन, क्या करेगी, ये करेगी इसको करीब लेकर आएगी। जब ये करीब लेकर आएगी प्लस एक चैनल को क्रिएट कर लेगी। क्रिएट करने के बाद क्या करेगी, यही प्लाज्मिड क्या कर देगी, दूसरे भी किसको दे देगी, दूसरे सेल को दे देगी, जिसको हमने इधर लिखा हुआ है, इधर नाम भी दिया गया है तीसरे स्टेप के अंदर, रिलैक्सोसोम ट्रांसफेरोसोम। क्या कहा गया है इसे, रिलैक्सोसोम ट्रांसफेरोसोम का नाम दिया गया है। सिंपल सी बात है। इधर आप देख लें, ओल्ड डोनर एंड न्यू डोनर, यानी कि अब क्या आ गया हमारे पास, न्यू डोनर आ गया, यानी कि जो पहले हमारे पास बैक्टीरिया था उसके पास नहीं था, अब उसके पास भी क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया था, अब वो दूसरे प्लाज्मिड को देने जाएगा, दूसरे बैक्टीरिया को देने जाएगा, तो ऐसे कॉन्जुगेशन चलती रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे ये प्रोसेस भी क्लियर हो गया है कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन होती है और प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है कॉन्जुगेशन के अंदर। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि निहायत ही आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल टेक्स अप फॉरेन डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि कोई डीएनए है, सॉरी एक सा बैक्टीरिया है, उसके ही इन्वायरमेंट के अंदर कुछ डीएनए के पीसेस हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया ने क्या किए हैं, छोड़े हैं। अब क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो फ्री जो डीएनए होगा उसको क्या ले लेगा, परमिएबल कर लेगा, यानी कि अपने अंदर ले लेगा। अगर वो डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए जैसा होगा तो वो इनकॉर्पोरेट कर जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अगर वो बैक्टीरिया के डीएनए जैसा नहीं होगा तो एक एंजाइम बैक्टीरिया के पास होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो न्यूक्लियस कर क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि बोले ये मेरे काम का नहीं है भाई, ख़तरनाक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमें अब प्रोसेस बता रहा है, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस आसान ज़बान में बताया, अब इसको थोड़ा इंग्लिश में आप समझें थोड़ा से, बड़ी आसान बात है। इन दिस प्रोसेस फ्री डीएनए सराउंड्स द बैक्टीरिया, डेट फ्री डीएनए जो कि एक्चुअली जो फ्री डीएनए होते हैं, एंड डेट फ्री डीएनए इज अक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, और वही फ्री डीएनए बैक्टीरिया ले लेता है। एंड सच फ्री डीएनए आइदर इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीनोम एज अ प्लाज्मिड, या तो वो जो डीएनए है वो या तो प्लाज्मिड के पास चले जाता है, अगर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो, या तो वो किसके पास चले जाता है, जीनोम के पास या न्यूक्लियोइड के पास चले जाता है। उन दोनों में से किसी एक के पास इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं उनको हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो आपकी बुक की डायग्राम है, ये बता रही है कि ये एक डीएनए का पीस है जो सेल ने लिया, और सेल ने जब इसे लिया तो अब ये सेल के अंदर आ गया। और जब ये सेल के अंदर आएगा तो अब ये क्या करेगा, या तो डीएनए में इंटीग्रेट इनटू जीनोम, या तो वो जीनोम के पास चले जाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा, या तो इंटीग्रेट में डीएनए में इंटीग्रेट इनटू जीनोम और एग्जिस्ट एज अ प्लाज्मिड, सॉरी इधर मैंने कहा कि प्लाज्मिड के अंदर जाएगा नहीं, प्लाज्मिड के, या तो फिर वो प्लाज्मिड बन जाएगा ऐसे, क्या एग्जिस्ट एज अ प्लाज्मिड, या तो खुद सर्कुलर प्लाज्मिड की फॉर्म में रहेगा। तो ये भी एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी अब आपकी क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और वो किस तरीके से कॉन्जुगेशन से डिफरेंट है, ये मैंने आपको बात बता दी है। इसी तरीके से अब हमारे पास जो अगली बात आती है वो आती है ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन बहुत आसान है, इसको आपने समझना कुछ जैसे कि भाई द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अदर। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द एजेंसी ऑफ द वायरस। ये बात आपने लिखनी है किसकी डेफिनेशन के साथ, ट्रांसडक्शन की, तो योर डेफिनेशन इज करेक्ट। एजेंसी से मुराद कि भाई कोई एक एजेंसी होती है, वो एजेंसी क्या होती है, वायरस होती है। वो क्या करती है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो वायरस ज़ाहिर सी बात इनकॉर्पोरेट करता है, इनकॉर्पोरेट करने के बाद रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेट करने के बाद अपनी कॉपीज़ बनाता है। अब ज़ाहिर सी बात है जब रिप्लिकेशन उसने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर की तो उस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर उसका खुद का भी डीएनए था, वायरस का भी था और बैक्टीरिया की भी था।
जब वो रिप्लिकेशन के बाद उसने अपने पार्ट बनाया तो उस वायरस के पास बैक्टीरिया का भी कुछ डीएनए के पार्ट्स होंगे और अपने भी होंगे। जब अब वही वायरस दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसके उसके पास अपने जीनोम के साथ-साथ दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम यानी कि जो उसके पास प्रीवियस होस्ट था, उसका भी क्या लेके जाएगा, जेनेटिक मटेरियल लेके जाएगा और वो उस बैक्टीरिया में डाल देगा। इस टाइप की हम ट्रांसडक्शन को नाम देते हैं, इस टाइप की ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम नाम देते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जो वायरस होता है, जो ये एजेंसीज़ का का एजें एज़ एजेंसी काम करता है ट्रांसडक्शन के अंदर, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं और आपकी बुक ने कुछ डायग्रामेटिकली भी बताया है। तो आप देख सकते हैं कि एक फ़ेज आया, फ़ेज आके बैठा, उसने क्या किया, उसने अपना डीएनए डाला, डीएनए डालने के बाद डीएनए ने अपना इनकॉर्पोरेट करा बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, फिर बैक्टीरियल डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपीज़ बनाई। ज़ाहिर-सी बात है, जब उसने रेप्लिकेशन की तो बैक्टीरिया के डीएनए में बैठ गई, तो बैक्टीरिया अब जब वो कॉपीज़ बनाएगा, ज़ाहिर-सी बात है उसकी कॉपीज़ की जब जो उसके पास कॉपीज़ आ गई, उसके अंदर उसके पास अपना डीएनए भी और कुछ पार्ट बैक्टीरिया का यानी कि होस्ट का भी है। अब जब वो अपनी कॉपीज़ बनाने के बाद सेल को बर्स्ट करेंगे, तो दूसरे सेल को भी अटैक करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने डीएनए के साथ-साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी उस बैक्टीरियल सेल के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम या इस टाइप की ट्रांसफ़ॉर्मेशन को या ट्रांसफ़ॉर्म जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसडक्शन देते हैं। और दूसरी बात, ये जो नोट्स हैं, ये आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएँगे इस वीडियो की अपलोड होने के बाद। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्वालिटी लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट बात उनको भी पता चले, क्योंकि इल्म बाँटने से बढ़ता है। और दूसरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट लाज़मी कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैनल ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, क्योंकि अब आपको भी पता है कि बिल्कुल फ्री अगर